रात के 11 बज रहे थे। शहर की रोशनी धीमी पड़ने लगी थी और सन्नाटा धीरे धीरे गहरा रहा था। मैं, आकाश, अपनी नई नौकरी के लिए तैयार हो रहा था। एक पुराने बड़े होटल द हेरिटेज में नाइट शिफ्ट का रिसेप्शनिस्ट। ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी और मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उत्साह भी कम नहीं था। आखिर मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और यह नौकरी मेरे लिए एक बड़ा सहारा थी। होटल द हेरिटेज शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। इसकी इमारत बहुत पुरानी थी, ईंटों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे कुछ धुंधले से थे। दिन में यह बड़ा लगता था, लेकिन रात में इसकी विशाल छाया कुछ और ही कहानी कहती थी। लोग कहते थे कि यह होटल दशकों पुराना है और इसमें न जाने कितने मेहमान आए और चले गए। कुछ फुसफुसाहटें थी कि होटल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, खासकर रात में। लेकिन मैंने उन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया था। मेरी शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। इक्का दुक्का देर रात के चेक इन और चेकआउट होते थे। कभी कोई मेहमान पानी या तौलिया मांगने के लिए फोन करता था। मैं रिसेप्शन पर बैठा रहता, कभी अखबार पढ़ता, कभी रजिस्टर में एंट्री करता और कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड राजू के साथ बातें करता। राजू अधेड़ उम्र के थे, शांत स्वभाव के और होटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। एक रात लगभग 2 बजे होंगे, होटल में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज और कंप्यूटर के पंखे की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं एक पुरानी मैगजीन पलट रहा था। तभी मुझे लगा जैसे लॉबी के कोने वाले सोफे पर कोई बैठा है। मैंने नजर उठाई, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद नींद का असर है या आंखों का धोखा। मैंने अपनी पलकें झपकी और वापस मैगजीन देखने लगा। कुछ देर बाद कमरे नंबर 307 से फोन आया। एक बुजुर्ग महिला की आवाज थी। नमस्ते, क्या आप नीचे से एक गिलास गर्म दूध भिजवा सकते हैं? मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी जरूर मैम, अभी भिजवाता हूं। मैंने फोन रखा और किचन में फोन लगाया। किचन स्टाफ ने कहा कि वे अभी दूध नहीं दे सकते क्योंकि रात का खाना खत्म हो चुका है और सब सो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये एक इमरजेंसी है, गेस्ट को नींद नहीं आ रही है। बहुत मुश्किल से वे राजी हुए। मैं वापस रिसेप्शन पर आकर बैठ गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि 307 नंबर कमरा तो मैंने आज चेकआउट लिस्ट में देखा था। क्या वो कमरा खाली नहीं था? मैंने रजिस्टर खोला। हाँ, कमरा नंबर 307 सुबह ही खाली हो चुका था। मैंने खुद उसकी एंट्री की थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत राजू को फोन किया। राजू, आप अभी 307 नंबर कमरे के पास जाकर देखिए, क्या कोई है वहां? राजू ने चौंकते हुए कहा, 307? वो कमरा तो खाली पड़ा है, सुबह ही चेकआउट हुआ है। हाँ भैया, लेकिन अभी वहां से एक महिला का फोन आया था दूध के लिए और उनकी आवाज कुछ अजीब थी। राजू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। कुछ मिनट बाद राजू का फोन आया। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। आकाश, मैं कमरे के पास हूं, दरवाजा बंद है और कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी दिख रही है दरवाजे के नीचे से। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने उनसे कहा, आप वापस आ जाइए भैया, कोई बात नहीं। जब राजू रिसेप्शन पर वापस आए तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, आकाश, ये होटल नया नहीं है, यहां बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की। मैंने उस घटना को अपने मन के किसी कोने में दबा दिया। अगले कुछ दिन शांति से बीते। मैं सोचने लगा कि शायद वो राजू की बताई होटल की अजीब बातें थी और मैंने ज्यादा ही सोच लिया था। लेकिन फिर एक और घटना हुई। ये शनिवार की रात थी। होटल में कुछ ज्यादा चहल पहल थी क्योंकि एक शादी की पार्टी थी। देर रात तक लोग रिसेप्शन पर आते जाते रहे। जब सब शांत हुआ तो लगभग 3 बज गए थे। मैं रजिस्टर में कुछ एंट्री कर रहा था। तभी मुझे लॉबी के बीचों बीच फाउंटेन के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने नजर उठाई। एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने एक सफेद रंग का फ्रॉक पहना हुआ था और उसके बाल खुले हुए थे। वो फाउंटेन की तरफ पीठ करके खड़ी थी।
मैंने सोचा कि शायद वो शादी वाले गेस्ट में से कोई बच्ची होगी जो गलती से यहां आ गई है। बेटी, मैंने धीरे से बुलाया, आप यहां क्या कर रही हो? आपके मम्मी पापा कहाँ है? वो नहीं मुड़ी। मैंने फिर आवाज लगाई, आप अकेले यहां क्यों खड़ी हो? वो बच्ची धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा खाली था। आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और मुंह की जगह एक पतली लंबी दरार। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ वो खालीपन। मेरी चीख निकल गई। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और पीछे हट गया। वो बच्ची उसी खाली चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो धीरे धीरे किसी हवा के झोंके की तरह लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट अपने आप खुली, वो अंदर गई और दरवाजे बंद हो गए। मैं कांप रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। राजू की तरफ भागा। वो सिक्योरिटी रूम में सो रहे थे। मैंने उन्हें झंझोड़ कर उठाया और कहा, मैंने अभी एक बच्ची देखी, उसका चेहरा नहीं था। राजू ने उनीदी आंखों से मुझे देखा, फिर मेरी घबराहट देखकर तुरंत उठ गए। क्या हुआ आकाश? क्या देख लिया? मैंने उन्हें पूरी बात बताई, रुक रुक कर, सांस लेते हुए। राजू ने मेरी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। आकाश, मैंने तुमसे कहा था ना, ये होटल सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बना है। उन्होंने मुझे बताया कि कई साल पहले इसी होटल में एक भीषण आग लगी थी। उस आग में कुछ लोग मारे गए थे, जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी। वो बच्ची अपने माता पिता के साथ शादी में आई थी और आग लगने के बाद वो अपनी मां से बिछड़ गई थी। उसका कमरा 307 के ठीक ऊपर 407 था। वो बच्ची शायद भटक कर लॉबी में आ गई थी और आग में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। उस दिन से कुछ लोगों ने रात में उसे यहाँ वहां भटकते देखा था। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। 307 नंबर कमरे से आई आवाज, और अब ये बच्ची। क्या ये सब सच था? क्या मैं एक भूतिया होटल में काम कर रहा था? अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए नर्क बन गए। हर छोटी सी आवाज, हर परछाई मुझे डराने लगी। मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पास है, भले ही मैं अकेला क्यों न हूं। एक रात मैं रिसेप्शन पर बैठा था, सब शांत था। तभी लॉबी की सारी लाइटें टिमटिमाते हुए बुझ गई। अंधेरा छा गया, सिर्फ बाहर की कुछ रोशनी अंदर आ रही थी, जो अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। मैं तुरंत राजू को फोन करने के लिए फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मैंने सुना, मेरे ठीक पीछे रिसेप्शन काउंटर के उस तरफ कोई धीरे से सांस ले रहा था। वो सांस इतनी करीब थी कि मैं अपने कानों में उसकी गर्मी महसूस कर सकता था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं हिम्मत करके धीरे से मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जहां मैं बैठा था वहां रिसेप्शन की पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जो बहुत भारी थी, धीरे धीरे खुद ही घूमने लगी। पहले धीरे, फिर तेजी से, और उसके घूमने की आवाज वो एक भयानक धीमी चीख जैसी लग रही थी। मैं कुर्सी से दूर हट गया और अपनी जगह पर खड़ा रहा, कांपते हुए। तभी अचानक लाइटें वापस आ गई। रोशनी आते ही कुर्सी रुक गई। सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने जल्दी से राजू को बुलाया। उन्होंने आकर देखा और मुझे शांत करने की कोशिश की। आकाश, ये सिर्फ पुरानी वायरिंग की समस्या है, ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ वायरिंग की समस्या नहीं थी, ये कुछ और था। धीरे धीरे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। दिन में मैं सोता तो भयानक सपने देखता, रात में मैं जागता तो हर पल डर के साए में जीता। मैंने होटल छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मेरे घर में पैसे की किल्लत थी और यह नौकरी मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी थी। मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक रात मैं कंप्यूटर पर गैस की लिस्ट देख रहा था। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप बदल गई। उस पर एक पुराना धुंधला कमरा दिखाई देने लगा। वो कमरा था 407, वही कमरा जिसके बारे में राजू ने बताया था कि वो बच्ची वहां रहती थी। मुझे लगा ये कोई तकनीकी खराबी है। मैंने माउस हिलाया
कीबोर्ड दबाया, लेकिन स्क्रीन टच से मस नहीं हुई। फिर स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। अक्षर धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे कोई उंगली से लिख रहा हो। हमें अकेला मत छोड़ो। मेरी सांस गले में अटक गई। मैं अपनी सीट से उछल पड़ा और कंप्यूटर से दूर हट गया। तभी रिसेप्शन पर रखे पुराने टेलीफोन की घंटी बजी। रात के 4 बज रहे थे। इतनी रात को कौन फोन करेगा? मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक लंबी धीमी सांस की आवाज, और उस सांस के साथ एक हल्की फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि मैं मुश्किल से सुन पाया। हमें बाहर मत भेजो। मैंने फोन पटक दिया। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण होटल नहीं है, यह प्रतिवादित है, और जो भी यहां रहता है वो नहीं चाहता कि कोई जाए। मैंने तय किया कि अब मैं एक भी रात यहां नहीं रुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये नौकरी छोड़नी ही होगी। सुबह होते ही मैं मैनेजर से बात करने का फैसला कर चुका था, लेकिन रात अभी बाकी थी, और जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। रात के 11 बज चुके थे और मैंने रिसेप्शन पर अपनी जगह ले ली थी। राजू आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराना मत, जो भी हो हिम्मत से काम लेना। उनकी बात ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। क्या वो कुछ ऐसा जानते थे जो मैं नहीं जानता था? आधी रात तक सब शांत रहा। मैं हर आवाज पर चौकन्ना था। हर परछाई पर मेरी नजर थी। मुझे लग रहा था जैसे होटल की दीवारें ही मुझे घूर रही हैं। मैंने अपने फोन पर कुछ भजन चला लिए थे ताकि मन शांत रहे, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। लगभग 1:30 बजे लिफ्ट बिना किसी के बुलाए ही नीचे आ गई। दरवाजे खुले और अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हो। लिफ्ट के अंदर घना अंधेरा था, जबकि आमतौर पर उसमें रोशनी होती थी। मुझे कुछ पल के लिए लगा जैसे लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें मीच ली। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। तभी एक और घटना हुई। रिसेप्शन काउंटर पर रखी पुरानी पीतल की घंटी, जो सिर्फ मेहमानों के लिए थी, अपने आप जोर से बज उठी। टिंग टिंग टिंग। उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। मैं डर के मारे अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने देखा कि घंटी अभी भी बज रही है, लेकिन उसे कोई छू नहीं रहा था। उसकी आवाज धीमी होती गई और फिर थम गई। मैंने हिम्मत करके राजू को फोन किया। उनकी आवाज में नींद थी। क्या हुआ आकाश? सब ठीक है। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उन्हें घंटी बजने और लिफ्ट की घटना के बारे में बताया। राजू कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, आकाश, एक काम करो, तुम सीधे मेरे सिक्योरिटी रूम में आ जाओ। तुम अब अकेले वहां मत बैठो। यह सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और राजू के कमरे की तरफ भागा। सिक्योरिटी रूम रिसेप्शन से कुछ दूरी पर था, होटल के पिछले हिस्से में। जैसे ही मैं रिसेप्शन से बाहर निकला और कॉरिडोर में आया, मैंने महसूस किया कि तापमान अचानक बहुत गिर गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फ्रीजर में आ गया हूं। मेरे सांस लेने पर धुआं सा निकल रहा था। कॉरिडोर में लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें मुझे घूर रही थी। मुझे लगा जैसे उनकी आंखों में कोई भयानक चमक है। मैंने अपनी गति बढ़ाई। राजू के कमरे का दरवाजा सामने था। मैंने हाथ बढ़ाया दरवाजा खोलने के लिए। तभी मैंने सुना अपने ठीक पीछे से एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज। वो हंसी इतनी मासूम थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो मुझे मौत से भी ज्यादा डरावनी लगी। मैंने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक हल्की सी आकृति दिखाई दी। वही सफेद फ्रॉक वाली बच्ची, वो वही खड़ी थी जहां से कॉरिडोर शुरू होता था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वो खालीपन था और इस बार उसकी आंखों के गहरे गड्ढों से कुछ काला सा बह रहा था। मैं चिल्लाया
और राजू के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। राजू, राजू, दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे पता था कि वो बच्ची मेरे करीब आ रही है। उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। वो अब मासूम नहीं बल्कि भयावह लग रही थी। अचानक राजू ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आकाश? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने मेरे कांपते हुए शरीर को देखा। वो बच्ची, वो आ रही थी राजू। मैंने उसे देखा। मैंने मुश्किल से कहा। राजू ने दरवाजे की तरफ देखा। कोई नहीं है आकाश, तुम शायद डर गए हो। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन उनकी आंखों में मुझे कोई नया डर नहीं दिखा। वो शांत थे, जैसे ये सब उनके लिए सामान्य हो। आकाश, राजू ने कहा, तुम आज रात मेरे साथ यही रुक जाओ। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके कमरे में बैठ गया। उनकी बातों से मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी मेरी हड्डियों तक में समाया हुआ था। हम बैठे बातें कर रहे थे जब अचानक सिक्योरिटी रूम की लाइटें टिमटिमाने लगी। फिर एक जोरदार झटका लगा और वे बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राजू ने टॉर्च जलाई। तभी हमने सुना, राजू के कमरे के बाहर से कोई कॉरिडोर में बहुत धीरे धीरे चल रहा था। पैरों की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई घिसट रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे हमारे दरवाजे के करीब आती जा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं राजू की तरफ देख रहा था। उनकी आंखें भी डर से चौड़ी हो गई थी। आवाज हमारे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर एक धीमी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई अपनी नाखूनों से लकड़ी खरोंच रहा हो। यह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक गहरी, भारी सांस लेने की आवाज आई। ये वो सांस नहीं थी जो मैंने रिसेप्शन पर सुनी थी। ये बहुत अलग थी, बहुत भारी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर सांस ले रहा हो। और फिर एक भयानक, धीमी आवाज ने कहा, तुम मुझे यहां अकेला छोड़ गए। वो आवाज इतनी गहरी थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा तक घुस गई है। मैं डर के मारे सुन पड़ गया। राजू ने धीरे से टॉर्च की रोशनी दरवाजे की तरफ की। दरवाजे के नीचे से एक भयानक, लंबी, सूखी उंगली अंदर आती हुई दिखाई दी। वो उंगली इतनी लंबी थी कि उसने कमरे के अंदर तक जमीन को छू लिया। उस उंगली पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ सूखी हुई हड्डियां और काली नसें थी। राजू और मैं दोनों ने अपनी सांसें रोक ली थी। वो उंगली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी उतना ही डर था जितना मेरी आंखों में। अचानक राजू ने उस उंगली पर टॉर्च की रोशनी तेज कर दी। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो उंगली तेजी से पीछे हट गई और बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि मुझे लगा जैसे मेरी नसें फट जाएंगी। वो चीख पूरे होटल में गूंज गई। चीख के साथ ही बाहर के कॉरिडोर में कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। राजू ने टॉर्च को बुझाया और मुझे देखा। उनका चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। आकाश, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हमें सुबह होने से पहले यहां से निकलना होगा। मैंने सर हिलाया। मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने बाकी की रात सिक्योरिटी रूम में ही बिताई, एक दूसरे से चिपके हुए, हर आवाज पर चौकन्ना रहते हुए। मुझे लगा जैसे सुबह कभी होगी ही नहीं। अंततः सुबह की पहली किरण दरवाजे के नीचे से दिखाई दी। राजू ने टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर जहां वो उंगली थी, वहां एक लंबी, काली, चिपचिपी रेखा बनी हुई थी, जैसे कोई बहुत ही भयानक चीज वहां से घिसटती हुई गुजरी हो। और उस जगह पर एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। हम दोनों चुपचाप रिसेप्शन की तरफ बढ़े। मैनेजर अभी नहीं आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान उठाया। राजू ने भी
मुझे जल्दी करने को कहा। हम होटल से बाहर निकल गए। जैसे ही मैंने होटल के दरवाजे से बाहर कदम रखा, मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सुबह की ताजी हवा ने मुझे जीवन का एहसास कराया। मैं राजू को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वो डर साफ दिखाई दे रहा था। वो भी चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ गए। मैंने उस दिन मैनेजर को फोन करके बताया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। उसने बहुत सवाल किए, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना कहा कि मैं वहां और काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने कभी द हेरिटेज होटल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। द हेरिटेज होटल एक ऐसी जगह थी जहां भूतिया घटनाएं सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। वहां की दीवारों में न जाने कितनी आत्माएं फंसी हुई थी, जो अपने अतीत से चिपकी हुई थी। राजू जैसे लोग जो वहां लंबे समय से काम कर रहे थे, इन चीजों से वाकिफ थे, लेकिन शायद वे भी इतने डरे हुए थे कि खुलकर बात नहीं कर पाते थे। मुझे जो अनुभव हुए, वे मेरे जीवन के सबसे भयावह अनुभव थे, जिन्होंने मुझे रात की शिफ्ट की नौकरियों के प्रति एक अलग ही नजरिया दे दिया। हर पुरानी इमारत, हर सुनसान जगह की अपनी कहानियां होती हैं, और कभी कभी वे कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, बल्कि हकीकत बनकर सामने आ जाती है।